Hello everyone, a very warm welcome to the YouTube channel of Learnify IQ. My name is Meghna and we are going to continue our topic Human Reproductive System. इससे पहले के लेक्चर में जो हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था उसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था। तो अभी हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले वो सारी चीजें देखेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। सो यू विल गेट एन आइडिया और आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से या फर्स्ट पार्ट से। तो सबसे पहले हमने समझा था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। उसके बाद से हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हमने ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लिया था और इसके बाद से जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें हमने अमीबा का एग्जांपल लिया था जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। काफी बार आपने इसको पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, मीन्स 9-10 से हम पढ़ते हैं, उसके बाद से अगर किसी ने 11-12 में पढ़ा है तो वो भी ठीक है। और इसके बाद से हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन, फिर हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल में अच्छे से डिफरेंस समझा था कि क्या होता है। फिर हमने फर्टिलाइजेशन देखा, उसके टाइप्स देखे कि एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर की थी जैसे ओविपेरस है, विविपेरस हो गया। इसके बाद से है ना, इसके बाद से हमने राइजोफोरा के बारे में देखा और यहाँ पे हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल। तो मेल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके हमने सारी चीजें कवर कर ली थी, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सारी चीजें कवर की थी। तो आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल्स, या फिर हमें क्या पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो वेट अ मिनट, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कंसिस्ट करता है कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होंगे एंड उसकी वजह से ही फीमेल्स जो हैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से ही रिप्रोड्यूस कर पाती है, मेंस्ट्रुएट कर पाती है एंड दे कैन हैव सेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ह्यूमन बॉडी के लिए। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस एंड टू हैव सेक्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से मेन पार्ट्स है। एक तो ओवरीज है ना, आप डायग्राम की तरफ देखिएगा कि ओवरीज है तो ओवरी कितना हो गया, पेयर ऑफ ओवरी होता है, मतलब दो हो गए, ठीक है। तो एक इस साइड है एक इस साइड है। फिर इसके बाद से यूटेरस जो कि सेंटर पार्ट होगा, तो ये जो सेंटर पार्ट है दिस इज नोन एज यूटेरस, है ना, सेंटर पार्ट इज नोन एज यूटेरस। इसके बाद से ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब, तो ये जो ओवरीज जिससे कनेक्टेड होती है दिस पार्ट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब या फिर इसको ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है सर्विक्स। तो सर्विक्स बेसिकली नीचे वाला पार्ट होता है ना, यहाँ से कनेक्टेड होता है, जो वेजिना से पार्ट कनेक्टेड होगा सर्विक्स हो गया। और इसके बाद से बर्थ कैनाल होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बर्थ कैनाल होगा वो एकदम लास्ट में होगा, मतलब जो कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नोन एज बर्थ कैनाल। तो ये वाला डायग्राम मुझे लगता है आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम्स में भी। अगर आपको मेंस में किसी चीज में इसको ड्रॉ करना है तो यू कैन इजिली ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम, या फिर अगर आपको बेसिक डायग्राम देखना है तो हम वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा ड्रॉ करके कि अगर स्ट्रक्चर बनाना है आपको तो किस तरीके से स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक बार क्लियर हो जाएंगी। लेट मी चेंज द पेन, है ना, थोड़ा कलरफुल दिखेगा तो इंटरेस्टिंग भी होगा ये। तो यहां से हमारा सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद से ये थोड़ा सा आर्क यहाँ से इस तरीके से कनेक्टेड होगा। फिर इसको हम इस तरीके से और यहाँ पे इसको बना लेते हैं, तो ये वाला भी एक आर्क बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बेसिकली थोड़ा जल्दी बनाना होता है तो, लेकिन आप एक अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से। तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं एंड दिस पार्ट इज बेसिकली योर ओवरीज। और फिर यहाँ से ये कुछ इस तरीके से पार्ट, है ना, सॉरी फॉर द डायग्राम क्योंकि इतना गंदा बनेगा एक्चुअली इसमें बहुत। तो ये ओवरीज होंगी, यहाँ पे भी हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये इस पार्ट में हो जाएगा। फिर इसके बाद से सिस्टम कुछ ऐसा है। तो ये यूटेरस वाला पार्ट हो गया, है ना, यूटेरस वाला पार्ट हो गया। और यहाँ से यूटेरस से फिर इसके बाद से सर्विक्स हो गया और नीचे आ जाता है बर्थ कैनाल। तो अब इसको हम लेबल कर लेते हैं ताकि लेबलिंग के बाद से हम जितने भी फंक्शंस हैं इसके वो देख सके। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज ओवरी, है ना, ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज ओवरी। फिर इसके बाद यहाँ से किससे कनेक्टेड होता है, ये फैलोपियन ट्यूब से। तो ये वाला जो पार्ट होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और ओविडक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। फिर इसके बाद से कौन सा पार्ट था, यहाँ पे देखेंगे कि सर्विक्स वाला पार्ट हो गया। एंड ये जो मेन पार्ट है दिस इज नोन एज यूटेरस।
है ना, ये जो यूटेरस वाला पार्ट हो गया, ये जो लास्ट पार्ट है विच हैज नॉट बीन लेबल्ड इन द प्रीवियस डायग्राम, तो यहाँ पे आप इसको भी लेबल कर सकते हैं कि ये हो गया बर्थ कैनाल वाला पार्ट, और यूटेरस या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, वोम्ब, है ना, मदर्स वोम्ब, वोम्ब कह सकते हैं। आप देखिए, अब पूरा हम जो स्ट्रक्चर है ना वो समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ओवरीज, और ओवरीज के नंबर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, तो पेयर्स में प्रेजेंट है, मींस दो ओवरीज प्रेजेंट है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एग सेल्स का। एग सेल्स मींस ओवम, है ना। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एग सेल्स रहेंगे, और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनके बेसिक जो सेल्स होते हैं सेक्स सेल्स, वो क्या होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एग्स एग्स और ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी पर। फिर इसके बाद से क्या होता है, ओवरी में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, दो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो दो हार्मोन्स कौन कौन से, एक तो एस्ट्रोजन प्रेजेंट होगा, है ना। तो एक हार्मोन क्या होगा आपका, जो ऑब्वियसली कौन से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ही हैं, तो आपके कौन से हार्मोन्स हो गए, एस्ट्रोजन, और दूसरा हो गया आपका प्रोजेस्टेरॉन, है ना। ये दोनों ही हार्मोन्स क्या होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट है, एस्ट्रोजन प्रेजेंट है और दूसरा कौन सा प्रेजेंट है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है। इसके बाद से ये दो हैं। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये किस में हेल्प करता है, ओवल्यूशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में करेगा, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है ना, कि सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब फीमेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर ओवम जो है वो ओवरी से एक्सक्रीट होने लगते हैं और इधर जाने लगते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद से ओवम एक्सक्रीट होते हैं ओवरीज में से, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवल्यूशन। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ओवल्यूशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। इसके बाद से एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो पहली चीज तो ओवल्यूशन में हेल्प कर रहा है, सेकेंडली वो चीज क्या कर रहा है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, है ना। ये किस लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी फीमेल्स में रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद मेल और फीमेल में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो फीमेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी इसके हेल्प से होगा, एस्ट्रोजन हेल्प करता है उसमें, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, जो कि 11 to 13 इयर्स ऑफ एज आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, इस टाइम पर ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर हम देखें प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और इस हार्मोन को ना बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। आप समझेंगे कि इसको प्रेगनेंसी हार्मोन क्या क्यों बोलते हैं, इसके कुछ कुछ फंक्शन है ना, कुछ कुछ फंक्शन है। तो थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि फंक्शंस आपको क्लियरली, हाँ। तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो क्या क्या चीजें करता है, पहले प्रोजेस्टेरॉन के बारे में होगा कि जो यूटेरस है, यूटेरस के आसपास एक लाइनिंग बनती है ना, एक लाइनिंग बनती है यूटेरस में। तो यूटेरस के अंदर जो लाइनिंग बनती है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प कर रहा है। कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यूटेरस को हेल्प करता है फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग, है ना। यहाँ पे एक लाइनिंग बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम बोलेंगे। एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनेगी, रेड लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम इसके अंदर फॉर्म होता है। तो ये करता है फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग टू इम्प्लांट एंड ग्रो, है ना। यहाँ पे एंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन में प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करेगा, और ये जो एंडोमेट्रियम है वो सपोर्ट करता है कि कोई भी फर्टिलाइज्ड एग जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो एंडोमेट्रियम के थ्रू वो ग्रो करने लगे, इसलिए हेल्प करता है ये। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है इस टाइम में, क्योंकि ऑब्वियसली हर टाइम प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो जो पीरियड्स वाला टाइम होता है, मेंस्ट्रुएशन वाला टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो एंड्रोमेट्रियम शेड्स होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि जब एक टाइम पर ही वुमेन प्रेग्नेंट होंगी और बाकी टाइम पे क्या होगा कि हर महीने हर मंथ जो पीरियड्स हो रहे हैं उस टाइम पे एंड्रोमेट्रियम जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसके वजह से ये ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये ब्लीडिंग वॉल ही है, एक तरीके से ब्लड की वॉल्स बन जाती है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके कारण क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लीडिंग होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये पहला फंक्शन था इसका कि एंड्रोमेट्रियम का फॉर्मेशन करता है प्रोजेस्टेरॉन। सेकेंडली एक और फंक्शन अगर हम इसका देखेंगे, तो जब प्रेगनेंसी होती है ना तो उस टाइम पर जो फीटस का डेवलपमेंट होता है उसमें भी हेल्प करता है। तो इट ऑल्सो हेल्प इन फीटस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। इस टाइम पे क्या करता है, फीटस का डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है ये, और ये ब्रेस्ट टिश्यू के ग्रोथ को भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या हुआ है, प्रेग्नेंट हुई है फीमेल, तो उसके बाद से जो भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट करना है उस टाइम पर वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन ही करता है, स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ को, है ना, और प्रिवेंट करता है लैक्टेशन को, कि उस टाइम पे लैक्टेशन ना हो तो प्रिवेंट करता है। एंड स्ट्रेंथनिंग पेल्विक मसल्स, है ना, और क्या काम करता है कि जो पेल्विक मसल्स होंगे उसको स्ट्रेंथन करता है फॉर लेबर के लिए, है ना, कि जब लेबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस का तो जो बाजू वाले मसल्स है एटलीस्ट वो तो स्ट्रॉन्ग रहे।
तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, पेल्विक मसल्स को। और इसके बाद से जो मूड चेंजेस होते हैं ना, मूड चेंजेस होते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या हो रहा है कि मूड काफी स्विंग्स हो रहे हैं, तो मूड स्विंग्स में भी कौन वर्क कर रहा होता है उस टाइम पे, प्रोजेस्टेरोन। कि अगर इसके लेवल्स कम ज्यादा हुए तो ऑब्वियसली मूड स्विंग्स होंगे उस टाइम पर, है ना। तो ये बेसिक होता है साइंस। अगर हम बोलें कि प्रेगनेंसी में मूड चेंजेस हो रहे हैं या फिर ये सारी चीजें हो रही है, तो इसमें इसलिए होता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई इससे रिलेटेड। इसके बाद आते हैं, हमने अभी तक ये देखा कि ओवरी है, ओवरी के अंदर ये दो हार्मोन्स हेल्प कर रहे हैं, एक एस्ट्रोजन जो एवोल्यूशन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हेल्प कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन जो एंड्रोमेट्रियम के डेवलपमेंट में, फीटस के डेवलपमेंट में, पेल्विक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, मूड चेंजेस में, ये सारी चीजें में आपका प्रोजेस्टेरोन काम कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। अब ओवल्यूशन हुआ तो जो भी एग्स थे वो यहाँ पे चले गए, है ना। एग्स जो थे वो फैलोपियन ट्यूब में चले गए, और आफ्टर एवोल्यूशन ओवम एंटर्स इनटू ओविडक्ट। एंड अगर यहाँ पे इसको स्पर्म सेल्स मिल जाएंगे, क्योंकि स्पर्म सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, मेल से। आफ्टर हैविंग सेक्स तो यहाँ से मेल सेल्स से क्या ट्रैवल करते हैं, स्पर्म्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखिए, लेट मी चेंज द पेन, तो इट विल बी क्लियर टू यू कि किस तरीके से ट्रैवल हो रहा है। और लेट मी टेक, है ना, ऑरेंज पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आएगा कि देखिए, यहाँ से स्पर्म सेल्स आएंगे, तो स्पर्म सेल्स यहाँ से क्या आ रहा है, आपका ओवम आ रहा है, तो ओवम मीन्स एग सेल आ रहा है, प्लस ये जो नीचे से स्पर्म सेल्स गए हैं ना, तो यहाँ से स्पर्म सेल्स होंगे। इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों, है ना, ये स्पर्म सेल्स हो गए, इन दोनों क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे अकर होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में हमने दो टाइप्स पढ़े हैं बेसिकली, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। पहली चीज जो फॉर्म होगी इसके बाद से, वो होता है जाइगोट। इन दोनों को फर्टिलाइज होकर जो एक नया सब्सटेंस बना, दैट इज जाइगोट। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है, दैट इज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो होगा यहाँ पर, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीटस, है ना। फीटस एकदम बच्चे की तरह होता है, तो वही फीटस बच्चा ही होता है। उसके बाद जो आएगा वो न्यूबॉर्न होगा, है ना। जो बाहर निकलेगा बर्थ कैनाल से, दैट इज न्यूबॉर्न। तो बाहर निकलने के बाद वो न्यूबॉर्न कहेगा, तब तक ये क्या था, फीटस था। तो अभी स्टेजेस में कैसे होता है कि देखिए, स्टेजेस में हम समझेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है ना, वो 2 to 8 मंथ्स तक होता है। तो 2 मंथ तक क्या होगा, 2 मंथ तक क्या बोलेंगे, उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, मतलब 8 वीक्स, है ना। 2 मंथ्स मतलब पहले प्रेगनेंसी के 2 वीक्स, मतलब 2 मंथ्स मतलब 8 हफ्ते। और उसके बाद से जो 3 to 9 मंथ होता है, उसमें क्या बन जाता है, फीटस बन जाता है। तो उसमें प्रोसेस ऑफ फीटस डेवलपमेंट होता है, अप टू 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी होती है, तब क्या होता है, फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है इस पर। अभी हम देखते हैं यूटेरस के बारे में भी हमें समझना है। तो जो भी चीजें थी, इसके बाद से सर्विक्स में बेसिकली इट इज अ प्लेस बिलो यूटेरस। यूटेरस के नीचे वाला एक प्लेस है, ये हो गया सर्विक्स। और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें स्पर्म सेल्स ऑब्टेन हो रहे हैं यूटेरस से। तो मतलब सॉरी, यहाँ नीचे से बर्थ कैनाल के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जाते हैं सर्विक्स में क्या एंटर कर जाता है, स्पर्म सेल्स, है ना, मेल से आते हैं, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब हम इसको बेसिकली देख लेते हैं यहाँ पर कि वन ऑफ द जो भी चीजें हमने समझी थी वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई, फीमेल ग्लैंड्स इन विच द एग्स फॉर्म एंड द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन्स प्रेजेंट थे वहां पर बने। एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा था ओवल्यूशन में, हमने देखा। और एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स 11 से 13 साल की उम्र में होगा, प्यूबर्टी स्टेज भी कहा जाता है इसको। फिर इसके बाद से जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है प्रेगनेंसी के टाइम पर हाई होता है, और इसलिए प्रोजेस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। हमने प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस भी देख लिए, ठीक, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद से नेक्स्ट हमने पढ़ा ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब जो है, ओविडक्ट इन मैमल्स इज द पैसेज वे फ्रॉम एन ओवरी। पैसेज वे था ओवरी से, जो कि कहां पर जा रहा था, यूटेरस में जा रहा था। एग्स जो है वो ट्रेवल करते हैं ओविडक्ट से, और ओवल्यूशन के बाद से ओवम एंटर करेगा ओविडक्ट में। इसके बाद से अगर वहां पे स्पर्म सेल्स है, क्योंकि जब सेक्स होगा तभी तो स्पर्म सेल्स वहां से आएंगे ना, ट्रैवल करके मेल से। तो स्पर्म सेल्स अगर हैं, सर्विक्स से ऑब्टेन हो रहे हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में ही फ्यूजन होता है। तो ये पता होना चाहिए कि जो फ्यूजन हो रहा है स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स का, वो कहां पर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ये भी चीज हमने देख ली। इसके बाद आता है यूटेरस। तो यूटेरस में जब जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, और एम्ब्रियो अटैच हो जाता है वॉल्स ऑफ द यूटेरस के साथ। इस प्लेस में प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है ना। थोड़ा सा हम प्लासेंटा समझ लेते हैं कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लासेंटा एक तरीके का टेम्पररी ऑर्गन टाइप का है ना। प्लेसेंटा क्या, एक तरीके का टेम्पररी ऑर्गन है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब कुछ टाइम के लिए डेवलप होगा व्हेन द वुमन इज प्रेग्नेंट। टेम्पररी ऑर्गन है ना, टेम्पररी ऑर्गन है, जो कि कहां पर होता है, यूटेरस में डेवलप होता है। यू शुड नो अबाउट द लोकेशन कि कहां पर बन रहा है। यूटेरस में डेवलप होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पर होगा, और इट्स अ डिस्क ऑफ टिश्यू, है ना। बेसिकली क्या है, टिश्यू है, डिस्क है उसका, एक दो की कनेक्ट कर देता है मदर की यूटेरस को, है ना। जैसे यूटेरस था यहाँ पर,
तो आप देखेंगे कि यूटेरस जो है, ये जो यूटेरस है इसको इससे कनेक्ट कर देता है, जो वॉल्स है उससे कनेक्ट कर देता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, तो इससे जोड़ देता है। प्लासेंटा क्या करता है, मदर की यूटेरस को अम्बिलिकल कॉर्ड से जोड़ देता है, ये चीज काम करता है। और इसके बाद से, है ना, इससे क्या होगा, प्लासेंटा हो गया, मेन फंक्शन यही है कि अगर प्लासेंटा बन रहा है तो फीटस अगर अंदर प्रेजेंट है तो उस टाइम पर उसको फीड करने का काम प्लासेंटा ही करता है। ऑक्सीजन देगा तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फीटस को, है ना, प्लासेंटा बनने से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, जो आपका फीटस है उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं फीटस के अंदर, जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स, हम सोचते हैं ना वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ जाते होंगे, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फीटस में, और जो भी इम्प्योर ब्लड है, कुछ ऐसा ब्लड है, बेबी का ब्लड है, वो बाहर लाने में कौन हेल्प करता है, प्लेसेंटा ही हेल्प करता है। ये हो गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट। हमने देखा कि यूटेरस में 2 मंथ्स तक होता है अप टू, और 3rd to 9th मंथ तक क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फीटस डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको यहाँ तक। इसके बाद से आ जाते हैं सर्विक्स में। तो लोअर नैरो एंड ऑफ द यूटेरस, है ना, यूटेरस दैट कनेक्ट्स टू द यूटेरस, दैट कनेक्ट्स द यूटेरस टू द वेजिना, बर्थ कैनाल मींस वेजिना, वहां तक कनेक्ट कर देता है। और सर्विक्स अलाउज फ्लूइड्स, मेंस्ट्रुअल ब्लड यहाँ से पास होगा फ्रॉम द यूटेरस से इनटू द वेजिना में जाएगा। इट आल्सो वाइडन्स ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। सर्विक्स क्या होगा कि बर्थ ऑफ द बेबी है, वहां से बाहर निकलना है बेबी को, तो ये क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है एट द टाइम जब नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है तब। बाकी ऑपरेशन के टाइम में, सर्जरी के टाइम में, है ना, तो ये सारी सी सेक्शन के टाइम में तो सारी चीजें डिफरेंट होंगी, बट ये हम नॉर्मल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। इसके बाद से बर्थ कैनाल है, तो वेजिना जो है, वेजिना इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल एंड एज इट सर्व्स एज अ चैनल फॉर द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम द यूटेरस। द वेजिना स्ट्रेचेस एक्सेसिवली टू अलाउ द डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना, अगर बेबी को यहाँ से बाहर निकलना है तो ये क्या हो जाएगा, इतना स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा, ताकि बेबी जो है यहाँ से प्रॉपरली बाहर निकल पाए। तो ये चीज हो गई। अब सर्विक्स से रिलेटेड एक सर्वाइवल कैंसर जो इन दिनों काफी न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन, है ना, एचपीवी वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है कि जो इंडिया है, इंडिया का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, इंडिया का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें एचपीवी वैक्सीन इंक्लूड की जाए, ये सारी चीजें चल रही। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है, कैंसर है दैट फॉर्म्स इन द सर्विक्स टिश्यूज में हो जाता है। एंड ये कौन से वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा यूट्यूब में तो एड्स भी आते हैं बीच बीच में, है ना, जानवी कपूर का एड है, इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि अवेयरनेस कैंपेन उसके एड में दिखाता है इस एचपीवी वायरस के बारे में। तो एचपीवी जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट होगा, मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी, लेकिन अगर फीमेल्स में ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारी विमेन जो इंडिया में से अफेक्टेड है, तो फीमेल्स में ज्यादा एक हमारे लिए कंसर्न है, जो कि कॉमन वायरस है दैट कैन बी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग सेक्स के टाइम पर पर्सन टू पर्सन ये क्या हो जाता है, फैल भी जाता है, तो स्प्रेड होता है। वेजिनल सिम्टम्स क्या है सर्वाइकल कैंसर के, कि सेक्स के बाद से वेजिनल ब्लीडिंग रहेगी आफ्टर हैविंग सेक्स, बिटवीन पीरियड्स और आफ्टर मेनोपॉज, ये सारी चीजें, वेजिनल ब्लीडिंग हो रही है मेनोपॉज के बाद भी, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये हो जाता है ना। 2 फेजेस होती है, एक तो मेनार्क होता है, तो ये दोनों फेजेस आपको पता होना चाहिए, है ना, ये कहीं आगे डेफिनेशन में होगी। और मेनोपॉज होता है, तो मेनार्क क्या है कि मेनार्क एक ऐसी स्टेज है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है इस टाइम पर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट हो जाता है, 10 to 11 इयर्स की एज में, और नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है, या फिर थोड़ा डिले होगा तो 12 to 14 के बीच में हो जाएगा। 10 to 11 की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसको स्टेज को क्या कहा जाता है, मेनार्क कहा जाता है। और अगर मेनोपॉज की बात करें तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अप टू 45 to 50 इयर्स की एज में क्या होता है, मेनोपॉज आ जाता है ना, आफ्टर विच प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो ये मेनोपॉज हो गया। तो वेजिनल डिस्चार्ज दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इज वाटरी और कंटेन्स ब्लड होगा, जो वेजिनल डिस्चार्ज है। पेल्विक पेन या फिर पेन ड्यूरिंग सेक्स, तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, सर्वाइकल कैंसर के हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद से अगर हम देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, इसके अकॉर्डिंग अगर हम 2023 की बात करें तो उसमें इंडिया में कितने सर्वाइकल केसेस है, 3.4 लाख केसेस इंडिया में ही है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ केसेस इन द कंट्री इतने हैं, तो काफी ज्यादा है, 3.5 लाख नियरली मैटर करता है, 3.4 लाख है ना, 3.5 लाख के आसपास है। फिर इंडिया में जो सर्वाइकल कैंसर है 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है, और इसका इंसिडेंस रेट है 18.3%, सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी है, इसलिए इसका वैक्सीन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस जो वैक्सीन का नाम है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंटेबल डिजीज है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किससे हो रहा है, तो एचपीवी जो वायरस है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई दैट इज नोन एज सर्वावैक, है ना, सर्वावैक इंडिया फर्स्ट एचपीवी वैक्सीन
यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंड इज इफेक्टिव एट प्रिवेंटिंग एचपीवी इन्फेक्शंस को रोक सकता है, जो प्रीकैंसरस लेशंस है उनको रोक सकता है, और सर्वाइकल कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकता है अगर एक डेफिनेट स्टेज में इसको एड्रेस किया जा सकता है तो। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे प्लान है कि जो भी वैक्सीनेशन करना है वो गर्ल्स में करना है। आप 9 to 14 ईयर्स की एज के बीच में करेंगे। 3 फेजेस में ये वैक्सीनेशन दी जाएगी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ऐसा प्रोग्राम है। तो ये सारा चीज है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके में फीमेल्स के लिए ये चीज इंट्रोड्यूस की जाने वाली है। ये चीज हो गया। इसके बाद से कुछ फैमिली प्लानिंग सर्जरीज देखते हैं, जैसे वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है। एक स्टेज आ गई है जहां पर फैमिली प्लानिंग करनी है हस्बैंड और वाइफ को, है ना, हस्बैंड और वाइफ को फैमिली प्लानिंग करनी है। तो उनको लगता है कि अब उनको और बच्चे नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, 2 सर्जरीज होती हैं। तो वेसेक्टोमी जो सर्जरी होती है वो किस में होती है, मेल्स में होती है। कि जरूरी नहीं हर बार फीमेल्स ही ऑपरेशन करवाएं, फीमेल्स ही सर्जरी करवाएं कि दे डजंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट। अब आगे वेसेक्टोमी भी हो सकता है जिसमें स्पर्म्स का जो पासिंग होती है वो रुक जाती है, तो रोक दी जाती है। तो वेसेक्टोमी किस में होता है, सॉरी मेल्स में होता है वेसेक्टोमी। और इसमें क्या होता है, माइनर सर्जरी है जो स्पर्म्स को ब्लॉक कर देती है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपका वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस में से स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं स्क्रॉटम साइड से आकर। तो ये जो वास डिफरेंस है इसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वास डिफरेंस आया है, तो वास डिफरेंस जो है इसको बीच से काट दिया जाएगा, जहां पर भी रेड मार्क से यहाँ से काटा जाएगा उसको स्क्रॉटम साइड से बाइंड कर दिया जाता है। तो स्क्रॉटम साइड से जैसे ही बाइंड कर दिया जाएगा ना, उसके बाद तो स्पर्म्स पास ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वास डिफरेंस इज द चैनल जिससे स्पर्म्स ट्रैवल कर जा रहे थे। तो reaching semen and it's a permanent form of birth control that doesn't affect sex drive, है ना। सेक्स ड्राइव में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि उसके बाद से सेक्स ड्राइव नहीं होगी, होगी डेफिनेटली होगी, बस बर्थ कंट्रोल रुक जाएगा। तो वेसेक्टोमी के टाइम पर वही है, डॉक्टर कट और ब्लॉक्स ऑफ द स्मॉल ट्यूब्स इन द स्क्रॉटम that carry sperms and the testis will still produce, testis में sperms produce होंगे लेकिन वो ट्रैवल नहीं करेंगे, बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, ट्रैवल नहीं करेंगे। तो ये चीज हो गई। ट्यूबेक्टोमी का जो प्रोसेस होता है दैट ये कहां पर होता है, ये सर्जरी फीमेल्स में होती है। इट इज अ सर्जरी, फैमिली प्लानिंग सर्जरी, जो कि कहां पे हो रही है, फीमेल्स में हो रही है। एंड इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट ब्लॉक्स द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है ना, और इसके साथ यहाँ पे स्टिचिंग की जाएगी, यहाँ पे स्टिचिंग की जाएगी, प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम रीचिंग द यूटेरस। तो अगर एग जो है यहाँ पे एग का प्रोडक्शन हो रहा था और फिर वो इस पाथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो ये चीज नहीं होगी और यहाँ तक ट्रैवल करके यूटेरस में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यूटेरस में इस जगह पर जाकर ही तो क्या होता था कि स्पर्म्स आ रहे थे, उसके साथ फ्यूजन हो रहा था। तो ये चीज बेसिकली क्या होती है, रुक जाती है। तो यहाँ पे ये चीजें कवर हो गई। फिर आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, मेस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो है ना, जो मंथली होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये एक सेंसिटिव इश्यू है जिसमें मेल को भी उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए जितनी कि एक फीमेल को पता है। बिकॉज इतना वर्क कल्चर है आज के टाइम पे कि पहले के टाइम पे जो सारी चीजें थी ना, वो सारी चीजें काफी चेंज हो गई है। तो एटलीस्ट अ मेल शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, है ना। ऑब्वियसली आजकल मेल्स भी अवेयर होते हैं। पहले एक स्टिग्मा हुआ करता था पहले की सोसाइटी में, अब तो काफी सोसाइटी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द टाइम फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड टू द डे बिफोर द नेक्स्ट वन, है ना, कि नेक्स्ट जब टाइम आएगा, पीरियड्स का टाइम आएगा, वो 5 डेज ऑफ ब्लीडिंग, 5 to 7 डेज होता है नॉर्मली, 2 to 7 डेज तक होता है सब में। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। नेचुरल प्रोसेस है जिसके कारण अगर फीमेल्स में नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के लिए वो रेडी नहीं हो पाएंगी। तो जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिनों का होता है, बट ये 23 से 35 डेज में भी जा सकता है, कभी कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है, तो ऐसे ये रेंजेस हो सकते हैं। बट यूजुअली वैसे तो पीरियड्स होते हैं 2 से 7 दिनों के, बट यूजुअली 5 दिनों तक ये चलते हैं। तो ब्लीडिंग इज यूजुअली हैवीएस्ट इन द फर्स्ट 2 डेज में, ब्लीडिंग यूजुअली हैवीएस्ट होती है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ब्लीडिंग पहले 2 दिनों में क्यों हैवीएस्ट होती है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड, और उसमें हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। मैं सोच रही हूँ यूटेरस ना बनाना पड़े, तो यहाँ पे हम ना थोड़ी बेसिक चीजें देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेट, है ना, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या हो रहा था कि हम फर्स्ट टू 14 डेज को देखते हैं। फर्स्ट टू 14 डेज में क्या होगा, फर्स्ट टू 14 डेज आएगा, 28 दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो फर्स्ट टू 14 डेज में क्या हो रहा था कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम, है ना, ओवरी के अंदर आपको देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम होगा इस ओवरी में, है ना, जो दोनों ओवरीज थी वहां पे ओवम का फॉर्मेशन हुआ पहले इस दिनों में। इसके बाद से जब नेक्स्ट स्टेज आएगी कि जब ओवम कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, ओवल्यूशन का प्रोसेस होता है, तो ओवम ओवरी से निकल के कहाँ पे जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं।
तो 14th डे में ओवल्यूशन होगा, है ना। 14th जो डे है ओवल्यूशन होगा। इसके बाद से 15th, 16th और 17th डे नेमली हम लेकर चलेंगे कि 15th, 16th और 17th डे में क्या होगा कि ओवम ट्रैवल करेगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल कर रहा है अभी, और फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा कि ओवम ब्रेक डाउन हो जाता है ना। प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ओवम ब्रेक डाउन ही हो जाएगा। जब प्रेगनेंसी होती है सेक्स के टाइम पर, सेक्स के बाद यूजुअली तो स्पर्म्स मिलते हैं, तो ओवम का ब्रेक डाउन नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे टाइम पर तो ओवम ब्रेक डाउन होगा ना। तो ये चीज है कि यहाँ पर ओवम ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर हम बात करें 17 से लेकर उसके बाद से जो 28th डे की बात है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि साइड में, अगर सेंटर यूटेरस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड्रोमेट्रियम की वॉल्स जो हमने देखी थी ग्रीन वाले कलर से, तो एंड्रोमेट्रियम की जो वॉल्स होती है इस तरीके से, ये रेड कलर की होती है एक्चुअली में, लेकिन अभी हम यहाँ पे ग्रीन यूज कर रहे हैं क्योंकि पिंक के साथ रेड नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम की वॉल्स डेवलप होती रहती है ना। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है देन इट इज ओके कि हाँ एक न्यूबॉर्न आएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है, यही जो एंड्रोमेट्रियम है ना ये ब्रेक डाउन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम भी चल रहा था, जो 1 to 14 डेज का टाइम पीरियड था ना जब ओवम का फॉर्मेशन चल रहा था, तो पैरेलली क्या हो रहा था कि एंड्रोमेट्रियम भी यहाँ पे डेवलप हो रहा था, है ना। एंड्रोमेट्रियम भी यहाँ पे डेवलप हो रहा था, तो ये भी चीज याद रखनी है। 1st to 14th डे में ये भी प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था। और यही क्या होगा जब बाहर से क्या होगा, एक स्पर्म नहीं जा पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो ये जो एंड्रोमेट्रियम की वॉल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जितना भी ब्लड होता है वो बाहर जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो एक्सक्रीशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, एंड 1 to 4 डे, मतलब पहले तो 4 दिनों, 2 दिन भी होता है, किसी को 3 दिन भी होता है, 4 दिन भी होता है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल पर डिपेंड करता है। तो ये चीज है कि ब्रेकडाउन हुआ एंड्रोमेट्रियम का, ये प्रोसेस भी आपको याद रखना है कि क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था एंड्रोमेट्रियम का, और उसकी वजह से ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। उसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, बिकॉज देयर आर नो स्पर्म सेल्स टू फर्टिलाइज, एंड दैट्स व्हाई ये ब्रेकडाउन होकर ब्लीडिंग कॉज करता है। तो यहाँ पर स्टेजेस भी हम देखिए 1 to 5 डेज में पहले ये दिया हुआ है कि ब्लीडिंग होगी, है ना। तो ये डिफर कर सकता है 1 to 5 डेज में। अब 6 to 7 जो ये डेज है ना वो एक्चुअली में एकदम फिक्स नहीं है, डिफर कर सकते हैं। किसी में 23 डेज से हो रहा है, 23 से 35 डेज में भी डिले भी हो जाता है, किसी में जल्दी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट डेज में स्टेजेस यही। तो पहली फेज होती है मेंस्ट्रुएशन की, फिर फॉलिकुलर फेज होती है, ओवल्यूशन होता है, ल्यूटेल फेज होता है। तो अभी हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से फेजेस थे। मेंस्ट्रुअल फेज डे 1 होता है, यूटेरस लाइनिंग व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन स्टार्ट्स टू शेड, जो 3 से 5 दिनों तक चलता है। फॉलिकुलर फेज आती है, इस फेज में प्राइमरी जो फॉलिकल्स होते हैं स्टार्ट डेवलपिंग होते हैं टू द मैच्योर ग्रेफाइन फॉलिकल, एंड एंड्रोमेट्रियम भी प्रोलिफरेट होता है इस टाइम पर, है ना। तो प्रिपरेशन फॉर अनदर प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो नॉर्मल प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आता है ओवल्यूटरी फेज है, ल्यूटेल फेज है। तो अगर आपको इस डायग्राम से समझना है तो इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर इस डायग्राम जो ये वाला डायग्राम यूज किया था उसके लिए ये 4 फेजेस भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 4 फेजेस है। फिर अब देखिए थोड़ा सा पहले हम ना मेंस्ट्रुअल क्रैम्प समझ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प समझ लेते हैं, इसके बाद से कि जो क्रैम्प्स होते हैं वो क्यों होते हैं, है ना। बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं इसमें कि भाई मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर फीमेल्स को ऑफ देना चाहिए वर्क से कि नहीं देना चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एक्चुअली में प्रॉब्लम है फीमेल के लिए, पर्सनली तो मुझे लगता है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायसिमेनोरिया भी कहा जाता है। ठीक है, DYSMENO, ठीक है, और इसके बाद से RRHOEA होता है ये। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो गए, इसको डेम्सोरिया भी कहा जाता है। इसके बाद से ये किससे होता है, यूटेरिन के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। यूटेरस जब होता है ना तो इस टाइम पर यूटेरस, क्योंकि एग्स फॉर्म हो रहे हैं, वहां से ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ पे यूटेरस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन से ही मेंस्ट्रुअल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस हार्मोन लाइक सब्सटेंस की वजह से हो रहे हैं, उस हार्मोन लाइक सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन नहीं होता है, बेसिकली हार्मोन लाइक सब्सटेंस होता है, दैट इज नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन। इसकी वजह से हो रहा है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं इस टाइम पर, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो पीरियड्स के टाइम पे यूटेरस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है टू एक्सपेल इट्स लाइनिंग। प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल काफी हाई होते हैं, और अगर पहले के 1-2 दिन तो काफी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इस टाइम पहले के 1-2 दिन क्या होता है कि 1 या फिर 2 दिनों के किसी में होता है, या किसी में तो 3-4 दिन ही होता है, बहुत ज्यादा उनको क्रैम्प्स होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स काफी हाई होते हैं फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड।
जैसे ही धीरे धीरे ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, 3 से 4 दिन ब्लीडिंग चलती रहती है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल अपने आप ब्लीडिंग के साथ साथ जितना ज्यादा ब्लीडिंग होगी कम होते जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल डिक्रीज होता है ना, तो पेन क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। पहले दिन ज्यादा पेन रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल हाई है, मतलब जितना ज्यादा हाई लेवल उतना ज्यादा सीवियर क्रैम्प्स होंगे, है ना, उतना ज्यादा सीवियर क्रैम्प्स होंगे। तो इसलिए पहले 1-2 दिन रहता है, बट काफी सारी चीजें थी, इश्यूज भी चल रहे थे। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो आपको इश्यूज पता होंगे कि इसमें स्मृति ईरानी ने भी कुछ कुछ कहा था कि नहीं देना चाहिए ऑफ, है ना, ऐसे में तो सब लोग लेने लगेंगे इसके लिए। बट जब क्रैम्प्स है तो हाँ रह सकता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑफर भी करती हैं, बिहार वगैरह शायद ऑफर करते हैं, आई एम नॉट सो क्लियर के बारे में। बट यहाँ पे देखेंगे कि अगर क्रैम्पिंग इज कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग स्क्वीजिंग ऑफ द यूटेरस, यूटेरस अगर स्ट्रांगली स्क्वीज करता है तो क्या होता है, इसके क्रैम्प्स होते हैं। एंड एग जो है वो ओवरी से रिलीज हो रहा है, एग जो है वो ओवरी से रिलीज हो रहा है, इसलिए क्रैम्प्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सारा टॉपिक्स हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये तो बायोलॉजी के डीप का टॉपिक है कि प्रोस्टाग्लैंडिन हो रहा है, ये सारी चीजें, बट मुझे लगता है जनरल अवेयरनेस में हम पढ़ रहे हैं एज फॉर द पर्टिकुलर लेवल्स ऑफ एग्जाम्स, तो यहाँ पे मेल्स को भी उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में। अब पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, पीसीओएस, इट इज अ कंडीशन इन विच द ओवरीज प्रोड्यूस एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेंस बनाने लगती है, उस टाइम पे पीसीओएस होता है। मेल सेक्स हार्मोन्स, है ना, एंड्रोजन ज्यादा बने लग रहे हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेंगे। थोड़ा थोड़ा अमाउंट तो रहता है दोनों का, बट ज्यादा होने लगा। दैट यूजुअली प्रेजेंट इन वुमेन, स्मॉल अमाउंट पे था, लेकिन एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, और इसको ही क्या कहा जाता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहता है, जो डिस्क्राइब करता है न्यूमरस स्मॉल सिस्ट फ्लूइड फिल्ड सेक्स बनने लगते हैं जो ओवरीज में फॉर्म होने लगेंगे। और सिम्टम्स यही है, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाएगा फीमेल्स में, एक्सेस हेयर ग्रोथ होगा, एक्ने और ओबेसिटी होने लगती है। तो आज की जो भी सारी चीजें थी वो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं इसके अंतर्गत, है ना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सेकंड वीडियो जो है उसमें, तो आप वहां से जाके रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से अपने नोट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।